हेलो बच्चों, मैं हूं एमडी सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैंने आपके 20 क्वेश्चन पहले करा दिए थे। अब सेकंड पार्ट जो है वो 21 से स्टार्ट है। ओके बच्चों, अब ध्यान रखना कि ये एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके दर्पण से और लेंस से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बच्चों, साइड मिरर का मतलब होता है जो गाड़ी ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा होता है उसे साइड मिरर कहते हैं। और साइड मिरर में जो दर्पण लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब सीधे और छोटे बनाए जाते हैं। चलिए देखिए, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन है। हमने आपको अभी बताया उत्तल दर्पण। कौन सा ऑप्शन है? उत्तल दर्पण। बच्चों, उत्तल दर्पण यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या आप बता सकते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या का आपको फॉर्मूला पता होगा, वही फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है अपने किताबों में। यस, कौन सा होता है बच्चों? वक्रता त्रिज्या जब निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है R बराबर 2F। जबकि आपको पता है फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 10। तो F का मान 10 रखेंगे और ये हो जाएगा आपका 2 × 20 सेंटीमीटर। क्या आपको आंसर दिख रहा है? क्या आपको आंसर दिख रहा है बच्चों? 20 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। 20 सेंटीमीटर इज राइट आंसर है बच्चों। चलिए इसी के साथ और अपना कमेंट करके भी दीजिए कि आगे आपको क्या पढ़ना है और आपके लिए किस प्रकार की वीडियो हम लेकर आए। मगर पता है कि 20 क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। केवल आप एक बार में उसे टिक लगाएंगे और नंबर पक्का। ओके बच्चों, अगला प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। आपके निर्गत किरण एवं अवलंब के बीच कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निर्गत किरण एवं अवलंब के बीच। निर्गत किरण का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं मान लूं कि कोई प्रकाश की किरण है और वो किसी प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात दूसरे भाग द्वारा फिर ये अपवर्तित होती है तो ये प्रकाश की किरण निर्गत होती है। कौन सी किरण कहलाते हैं इसे? निर्गत किरण। और निर्गत किरण के बीच, और यहां पर खींचेंगे अवलंब, और निर्गत किरण के बीच अवलंब के बीच बना कोण होता है निर्गत कोण। बच्चों, आपतन कोण हो नहीं सकता, नहीं, परावर्तन कोण भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। निर्गत कोण इज राइट आंसर है बच्चों, ध्यान देना, निर्गत कोण राइट आंसर है। अच्छा, अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बच्चों, सबसे पहले आप कमेंट करके दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट करके दें, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? क्या आप जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी देखा है? नहीं देखा। सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, आपने देखा होगा हाथ की रेखा के लिए एक छोटा सा दूरदर्शी यूज करते हैं जिसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है, उसी को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा हाथों की रेखाओं को देखा जाता है। तो आप समझ गए कि जो हम पहले आपको बता चुके इसमें आंसर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। क्या आपको पता है? ऑप्शन चेक करें। दर्पण होगा? नहीं होगा। उत्तल दर्पण होगा? किसी प्रकार का दर्पण नहीं होगा बच्चों। उत्तल लेंस या अवतल लेंस? नॉट अवतल लेंस। कौन सा आंसर बेटा? इस कंफर्म आंसर है आपका उत्तल लेंस। क्योंकि जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखो बच्चों,
आप अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए और आप किस में कमजोर हैं, उसी का वीडियो बनाएंगे। ये हमारे एमडी सर का वादा है, क्योंकि हम बच्चों के अनुसार पढ़ाते हैं। यदि बच्चे न्यूमेरिकल में कमजोर हैं तो न्यूमेरिकल मिलेगी, रिएक्शन में कमजोर हैं तो रिएक्शन मिलेगी, यदि बायोलॉजी कंफ्यूजन कर रही है तो बायोलॉजी की सॉल्विंग मिलेगी। आप जैसा वीडियो चाहेंगे कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न आपका, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? सिर्फ का मतलब होता है ओनली। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला लेंस कौन सा होता है? क्या उत्तल लेंस में काल्पनिक बनते हैं? नहीं, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनते, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के बनाते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ओनली केवल जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो केवल अवतल लेंस में बनता है। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अवतल लेंस। बी ऑप्शन आपका बच्चों इज राइट आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यानी परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपका परावर्तन का नियम का पॉइंट है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आप अपने ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा वाला नियम इसमें लिखा हुआ है, कौन सा वाला नियम लिखा हुआ है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो बेटा बच्चों पहला ही आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। परावर्तन अपवर्तन ये परावर्तन के नियम में नहीं है। आपतन कोण और विचलन कोण ये परावर्तन के नियम में नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन ए इस राइट आंसर है। बच्चों अपने कमेंट में दे दीजिए। लास्ट में आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न आपके सटीक और सही प्रश्न थे। इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। तो बताइए, हमने पहले आपको बता चुके हैं जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे प्रतिबिंब होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे। क्योंकि एक आपके लिए ये मान लीजिए जो काल्पनिक होंगे वो सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं बच्चों? सीधे। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है वो सदैव उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। तो इसलिए आपके ऑप्शन में काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा गया है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है बच्चों आपका। इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। चलिए बच्चों पहले आप कमेंट में आंसर दीजिए, देखें किसका आंसर सही आता है। चलिए दीजिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जल्दी कमेंट में आंसर दो। यस, बिल्कुल सही आंसर है आपका। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2, क्योंकि एक होता है प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सर्च लाइट। अगला प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। सर्च लाइट जानते हो, जहां आपने देखा होगा पुलिस वाले सर्च करने के लिए या गांव में किसान जब गाय वगैरह रखाते हैं वहां पर बड़ी टॉर्च का यूज करते हैं, वो सर्च लाइट के रूप में कार्य करता है। वैसे तो सर्च लाइट और भी वैज्ञानिक वगैरह सर्च लाइट का यूज करते हैं, बट आपको बता दें कि सर्च लाइट में कौन सा यानी सतह जो होती है वो किस आकार की बनी होती है और क्यों बनी होती है, इसका भी रीजन बताइए। कमेंट में लिख कर दीजिए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह देखो उत्तल
नहीं हो सकता। क्यों? उत्तल के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाया जाता है, और जब प्रकाश की किरणों को फैलाया जाएगा तो बच्चों जब उत्तल के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाया जाएगा तो एक वो तीव्र प्रकाश या अधिक प्रकाश इकट्ठा नहीं हो सकता। इसी प्रकार उत्तल आपका उत्तल दर्पण नहीं हो सकता। दूसरा जो सतह है आपकी वो अवतल की होगी। अवतल में क्या होता है, जब कोई परावर्तक तल हम अवतल लेते हैं तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें समांतर जाने वाली फोकस पर फोकसित होती हैं, और इसके कारण प्रकाश अधिक मात्रा में अधिक प्रकाश निकलता है। इसलिए सर्च लाइटों में अवतल की परावर्तक सतह होती है, इसलिए अवतल सतह का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? भाई दाढ़ी बनाने में रेजर की और ब्लेड की जरूरत होती है, क्योंकि उसके सामने रखा हुआ दर्पण, सामने जो रखा होता है वो दर्पण अवतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि दाढ़ी बनाने वाले व्यक्ति उस अवतल दर्पण में अपने बालों को बारीकी से देखना चाहते हैं। वो तभी दिखाई देंगे जब उस बाल का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो वो आसानी से देख सकेंगे, और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण। इसीलिए दाढ़ी बनाने वाले में कौन सा दर्पण होगा बच्चों? कमेंट करके आंसर दो, कौन सा दर्पण होगा? यस बिल्कुल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा बच्चों। इसी के साथ अवतल दर्पण होगा। इसी के साथ मैं पढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए बच्चों। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? क्या आपने फोकस दूरी और डायोप्टर के बीच का संबंध का सूत्र पढ़ा है, या डायोप्टर और फोकस दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है? पढ़ा है तो आप फॉर्मूले को यूज करें और उसका आंसर कमेंट में दें। कितना आंसर होगा बच्चों? जल्द से जल्द बताओ। आपका आंसर सेंटीमीटर में है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा F बराबर 100/P। P क्या होता है? आपकी डायोप्टर क्षमता हो गई, F आपकी फोकस दूरी हो गई। डायोप्टर क्षमता आपकी एक डायोप्टर दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं F बराबर 100/1, और जब भाग देंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज राइट आंसर है बच्चों आपका। ठीक है, यस। तो आप किस प्रकार के, आप ऑब्जेक्टिव किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं, तो उसी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों, जिससे मैं आपकी जरूरत की चीजें या जरूरत की आपकी पढ़ाई सामग्री आपके पास पहुंचा सकें। इसी के साथ अगला प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 है। कितनी है? -15। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गोलीय दर्पण या लेंस कुछ भी हो, दोनों की फोकस दूरियां -15 हैं। तो इनमें से क्या दोनों अवतल हैं? क्या दोनों उत्तल हैं? कि दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल का होगा, कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल का होगा? बच्चों आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। तो दर्पण भी ऋणात्मक और लेंस भी ऋणात्मक। किसका? अवतल का। तो दोनों अवतल होने चाहिए, यानी ऑप्शन ए दोनों अवतल, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस। दर्पण भी अवतल का होना चाहिए और लेंस भी आपका अवतल का होना चाहिए, तभी आपकी माइनस फोकस दूरी आती है बच्चों। अगला प्रश्न
चलिए कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग अगले प्रश्न के लिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, क्या याद है? यस, बिल्कुल। कितने होते हैं? 2, ओनली 2 नियम होते हैं अपवर्तन के नियम। यानी पहला नियम आपको पता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अवलंब पर खींचा तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम आपको पता है, दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, साइन आई बटे साइन आर, पढ़ा होगा आपने। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बच्चों? ओनली 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। यस, अगला प्रश्न आपके, देखो अभी हमने बताया था स्नेल का नियम और उसी पर आधारित प्रश्न आ गया आपके सामने। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, जो अपवर्तनांक का मान होता है वो स्नेल के नियम पर आधारित होता है। और स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम जो होता है वो n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर होता है। जब हम n बराबर अपवर्तनांक लिखेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर। क्या आपको इनमें से कोई आंसर दिखा? यस, कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? साइन आई बटे साइन आर, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बच्चों पहले प्रश्न, इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 35। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किस प्रकार का बना होता है वो आपको इस ऑप्शन के द्वारा बताना है। क्या सभी जगह समान मोटाई का होता है? बताओ बच्चों, क्या सभी जगह समान मोटाई का होगा? नहीं हो सकता। सभी जगह समान मोटाई का होगा तो वो लेंस नहीं होगा, गिलास कहेंगे उसे, कांच। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। अरे बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता तो भाई कौन सा लेंस हो जाता? भाई बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता तो अवतल लेंस होता। मगर पूछ किसका रहा है? उत्तल लेंस का। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखो उत्तल लेंस की शेप इस तरह बनती है बच्चों, तो किनारों पर पतला और बीच में मोटा, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये उत्तल लेंस का सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। यानी अवतल लेंस का जो आवर्धन है, आवर्धन का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर आई अपॉन ओ बराबर v अपॉन यू। यानी m का मान जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार अवतल लेंस का जो आवर्धन है वो क्या होगा? फॉर्मूला है m बराबर v अपॉन यू, जहां पर v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है कोई? पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन डी। अच्छा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या आप इस संबंध को जानते हैं? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसका फॉर्मूला कराकर वक्रता त्रिज्या निकाली थी, मगर इसमें क्या पूछा है? गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। यानी वक्रता त्रिज्या का संबंध जो होता है वो हम कह सकते हैं कि R बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या का संबंध जो होता है बच्चों वो R बराबर 2f, या दूसरा फॉर्मूला होता है f बराबर R अपॉन 2। क्या आपको एक कोई आंसर मिल रहा है? मिल रहा है तो देख लीजिए, ये ऑप्शन गलत,
ये भी गलत, ये भी गलत, और ऑप्शन ए आपका सटीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक आंसर है बच्चों। इसी के साथ हम अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़ के देखिए और कमेंट में दीजिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द कमेंट दीजिए। बताइए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या होता है भाई सोलर कुकर में? बताइए, कमेंट देके बताइए, जल्द से जल्द कमेंट बताइए। हाँ, आंसर आ गया आपका, कौन सा है? गुड, बहुत अच्छे। देखो, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है वो आपका दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, बता सकते हैं? भाई सोलर कुकर का काम क्या है कि सोलर कुकर में सूर्य का प्रकाश इकट्ठा किया जाए, यानी एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को फोकस किया जाए, जिससे प्रकाश अधिक हो, और अधिक प्रकाश होने पर ही सोलर कुकर में बनकर तैयार हो पाएगा खाना, तभी बन सकता है। तो कैसे? तो ये अवतल दर्पण ही कर सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण ये हो गया, और प्रकाश की किरणें जितनी अनंत से आती हैं वो सारी प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, और समांतर किरणें जितनी भी आती हैं सब फोकस पर इकट्ठी होती है, फोकस पर इकट्ठी होती है। इसलिए सोलर कुकर में जहां पर खाना, यानी सोलर कुकर के केंद्र पर फोकस बना देते हैं, इस प्रकार अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं कि अवतल दर्पण की फोकसित किरणें सोलर कुकर पर गिरें, जिसके कारण खाना सोलर कुकर के द्वारा बनकर तैयार हो जाए। तो बच्चों, कौन सा आंसर होगा? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में ही प्रकाश की किरणें एकत्रित होती हैं। यस, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं बच्चों। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? भाई उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर आकार का भी बनता है। हम ऑप्शन देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का ऑप्शन सटीक होगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बराबर और सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बराबर बनता है, जो बराबर बनता है वो उल्टा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। जो बराबर बनता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। तो ये ऑप्शन इज गलत, बिल्कुल क्रॉस। वास्तविक और उल्टा, हाँ, यानी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है, क्योंकि वास्तविक और उल्टा इस राइट आंसर है। और इससे पहले हमने आपको बताया था जो वास्तविक होते हैं वो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, और जो काल्पनिक होते हैं वो सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। सीधे प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं हो सकते, इसलिए आपका 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। बच्चों, उत्तल लेंस में f तथा 2f के बीच, f क्या है? फोकस, और 2f के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं चित्र के माध्यम से किस प्रकार बनेगा, ठीक है? फिर आप अपने आप से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार और कहां बनेगा। ये क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं चित्र के माध्यम से कि f तथा 2f के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। हमने ये बना लिया आपका एक उत्तल लेंस, ठीक है? और उत्तल लेंस में ये हमने मान लिया प्रथम फोकस, और ये मान लिया आपका द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस के दुगनी दूरी पर होता है 2f, कितना होता है? 2f, और यहां पर भी होता है दुगनी दूरी पर 2f। उसके बाद आती है अनंत दूरी। क्या आती है बच्चों? अनंत दूरी।
आप देख सकते हैं जब ये प्रकाश की किरण है या इसका बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब कहते हैं वस्तु को। जब वस्तु F तथा 2F के बीच रखी जाती है, तो यहां रख दिया हमने F तथा 2F के बीच, यहां से जो प्रकाश की किरण जाएगी तो वो किरण फोकस से होती हुई जाती है। किससे जाती है? फोकस से। और प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वो आपकी किरण कहां मिली बच्चों? ये प्रकाश की किरण 2F के बाद, यानी 2F तथा अनंत के बाद बनी थी। और ये प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब क्या पूछा जा रहा है कि बड़ा और वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बना है? बड़ा और वास्तविक। बात तो सही है, ये प्रतिबिंब वास्तविक भी है और बड़ा भी है वस्तु से, है या नहीं? ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बनना है तो बड़ा भी है और वास्तविक भी है। फिर भी दूसरे और ऑप्शन देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है दो सही हो। छोटा और वास्तविक, भाई इस वस्तु से वह प्रतिबिंब छोटा नहीं है। छोटा और काल्पनिक, जब छोटा है ही नहीं तो फिर काय का काल्पनिक। और बड़ा और काल्पनिक, जब किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो ये प्रतिबिंब काल्पनिक नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर है बच्चों। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब इज राइट आंसर है बच्चों। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस आपके 10 प्रश्न और कराएंगे जल्दी ही, और जल्द से जल्द आप कहीं जाएंगे नहीं। पहले आपको पूरे क्वेश्चन की सीरीज देखनी है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके टेस्ट या एग्जाम पेपर में आपके सामने मिले। फिर आप हो सकता है कि आप सोचें कि ये वीडियो हमने अभी देखी है, यदि पहले देख लेते कुछ आपको प्राप्त हो जाता। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। आपको पता है कि दो वक्रीय माध्यम, यानी वक्र का मतलब होता है दो पृष्ठों से घिरी। यदि दो पृष्ठ वक्र घेर लेते हैं तो ये लेंस बन जाते हैं। चाहे दो पर ऐसे घेर लो चाहे ऐसे घेर लो, क्या कहलाते हैं? ये लेंस कहलाते हैं। कौन से लेंस? गोलीय लेंस। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर है बच्चों। दर्पण नहीं हो सकता क्योंकि दर्पण में एक पृष्ठ और पॉलिश होती है। त्रिज्या आप जानते हैं त्रिज्या नहीं हो सकती, और समतल दर्पण भी नहीं हो सकता। यस, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से जल्दी बताइए बेटा, बताओ बताओ जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं? यदि कोई भी आपको वीडियो में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप जरूर बताएं, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि आप बता देंगे तो आपके लिए वो सॉल्यूशन जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किसी प्रकार की समस्या है कि आपको क्वेश्चन सटीक दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी समझ में आ रही है या नहीं, हमारी वॉइस आप तक पहुंच रही है या नहीं, इस चीज का आपको समाधान आपको भी करना है। केवल आपको बताकर समाधान करना है, बाकी की प्रॉब्लम हम अपने एडिटर्स और अपने टीम से कहेंगे कि वो सही करें। वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ वक्रित हो, बताओ भाई, कमेंट में आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से बताओ। बाहर की ओर वक्रित, बाहर की ओर वक्रित, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। देखो ये मुड़ा हुआ है, मगर ये गोली दर्पण, इसका फोकस ये होता है और ये पृष्ठ होता है और बाहर पॉलिश होती है। और कौन सा दर्पण है जो बाहर की ओर मुड़ा हुआ है? कौन सा दर्पण है भाई, ऑप्शन में बताइए कौन सा दर्पण है? यस, बिल्कुल सही। यस, उत्तल दर्पण जो होता है वो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ मुड़ा होता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी दर्पण के पीछे होती है, इसलिए उसकी फोकस दूरी धनात्मक भी ली जाती है। बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, अधिकतर रिपीट होने वाले प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं। यह सीरीज आपकी इतनी महत्वपूर्ण होगी कि इनमें से बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट सीरीज से कम आपके सामने 1200 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें 400 फिजिक्स, 400 केमिस्ट्री और 400 बायो। इनसे बाहर आपका ऑप्शन बनता ही नहीं, क्योंकि इसमें मॉडल्स अनसॉल्व्ड और बुक सभी का मिश्रण होगा कि आप अनसॉल्व्ड में देखेंगे वो क्वेश्चन भी यहाँ मिलेंगे, मॉडल में मिलेंगे वो भी क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, और आप बुक से पढ़ोगे वो भी क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। हम सभी का मिश्रण करके ही अपनी पीपीटी आपके सामने लाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी ये गोली दर्पण है और या ये वाला गोली दर्पण है, और इसके केंद्र को यानी पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। भाई इस परावर्तक पृष्ठ की बात करें तो इसका केंद्र या मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं। दर्पण को कहा जाता है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यस, बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट आंसर है कि आपके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु या केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। मगर इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को तो वक्रता केंद्र कहते हैं, मगर बच्चों जब पृष्ठ के केंद्र की बात करेंगे या गोली दर्पण के, तब परावर्तक पृष्ठ नहीं आता, सीधा सीधा ऑप्शन होता गोली दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, तब ऑप्शन आता आपका वक्रता केंद्र। यदि परावर्तक पृष्ठ कह दिया है तो आप समझ लीजिए ध्रुव की बात चल रही है, और यहां पर वक्रता केंद्र कहीं ऑप्शन भी नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप जानते हो जो आवर्धन होता है, आवर्धन का फॉर्मूला आपने अभी ही लिखा था, कुछ पिछले क्वेश्चन में आपने क्या लिखा था कि m बराबर क्या होता है? m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। मान लो सपोज दैट प्रतिबिंब की दूरी 10 मीटर मान लें और वस्तु की दूरी भी 10 मीटर या 15 मीटर मान लें, तो बताओ इसका मात्रक क्या होगा? मीटर से मीटर कट जाएगा और मात्रक कोई नहीं होगा। मात्रक से मात्रक कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक विहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात का मात्रक कहलाता है, और मात्रक जब कोई रेखीय आवर्धन अनुपात होता है तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसे कहा जाता है मात्रक विहीन, यानी बिना मात्रक के। किसका है ये? बिना मात्रक के बच्चों। अगला प्रश्न, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु जानते हो? लेंस का केंद्रीय बिंदु कौन सा होता है बच्चों? लेंस का ना वो नहीं, देख लो भाई देख लो, क्या को इतनी जल्दी कर रहे हो? यस, लेंस के बीच में अक्ष पर जो होता है उसे बोलते हैं हम प्रकाशीय केंद्र, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशीय केंद्र। अगला प्रश्न आपका, भाई कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने का टारगेट है। आप ये ना सोचें कि हम ऑब्जेक्टिव हैं तो उसमें टाइम खराब होगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव ही है जो आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे विदाउट प्रॉब्लम के, क्योंकि यदि आपके ऑब्जेक्ट सटीक होते हैं तो उसका नंबर पूरा ऑप्शन मिलता है। और इसी के साथ ऐसा ही नहीं, ऑब्जेक्ट की सीरीज पूरी करने के बाद फिर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्विंग मिलेंगे, न्यूमेरिकल, बायो और केमिस्ट्री के भी। ठीक है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को
पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बच्चों, सबसे पहले छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम अक्षरों को बड़ा करके देखेंगे, और बड़ा करके देखने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास उत्तल लेंस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस छोटे प्रतिबिंबों को बड़ा करता है, यानी छोटे चित्रों को बड़ा करके दिखाता है उत्तल लेंस। तो इसलिए उत्तल लेंस होना चाहिए ऑप्शन में। मगर बच्चों, उत्तल लेंस भी आपके पास 2 उत्तल लेंस है, तो बताओ कौन सा उत्तल लेंस होगा? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मगर एक बता दें आपको, जितनी कम फोकस दूरी होगी वो उतनी ही क्षमता का लेंस होगा। इसमें यदि 5 सेंटीमीटर कम फोकस दूरी है तो ये उतना ही क्षमता इसकी अच्छी होगी इस लेंस की। इसलिए हमें छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ बच्चों कमेंट करके दीजिए, और आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कराया जाए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, आपको विद सॉल्विंग के सॉल्यूशन मिलेगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? भूल ना जाना, क्योंकि आपका बहुत पढ़ा हुआ प्रश्न है, बहुत सिंपल है, और सिंपल प्रश्नों में ही बच्चे बड़े आंखें बंद करके टिक लगा देते हैं, कहते हैं ये तो बिल्कुल क्वेश्चन है, देखो मैंने लगा दिया, बिल्कुल सही आंसर है। मगर पूछ लो भाई, पूछ लो कि दर्पण है या लेंस, और दर्पण में माइनस नहीं होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कैसा होगा? नहीं कह सकते। 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये पहला ही प्रश्न आपका इज राइट आंसर है। बच्चों, इसी प्रकार आप ध्यान दें, और इसी प्रकार वीडियो करने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जब शेयर करेंगे आपका प्यार मिलेगा तो हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को क्या आप जानते हो? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को, यानी सेंटर पॉइंट को, और सेंटर पॉइंट को C से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? सेंटर को C से ही प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ठीक है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। इसी प्रकार अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, दंत विशेषज्ञ, दंत यानी दांत है, विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा? भाई सबसे पहले तो आपने कह दिया किस दर्पण का, और वो भी बड़ा प्रतिबिंब। या दर्पण लोगे और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी और में क्षमता है ही नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण छोटे प्रतिबिंब बनाता है, तो इसे हम लेंगे ही नहीं। समतल दर्पण अपने बराबर का बना सकता है, बड़ा नहीं बनाता। केवल अवतल दर्पण जो है वो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, केवल अवतल दर्पण। और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार अगले प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है? क्या आप बता सकते हैं? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ये आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्या आप बता पाएंगे? कि बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। बताओ तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ दें, कल आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। हम देखते हैं कितने बच्चे कमेंट देकर हमें सही आंसर बताते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँ तो अभी सेकंडों का काम है, तुरंत उंगली में उसकी तरफ कर दूंगा, मगर एक नहीं कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, जिसमें तुम खुद डाउट में रहो कि इनमें से आंसर कौन सा है। इसलिए आप ध्यान दें बच्चों, क्योंकि अब देर से सही शुरुआत हो चुकी है, तो जब शुरुआत हो चुकी है तो आप कमर कस लें
कि अब हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, जब तक आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा नहीं देंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।